हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 15 है और ये लास्ट टॉपिक है जो एक टॉपिक बच गया था। आइए हम लोग देखते हैं क्या है इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। सिर्फ उसकी थ्योरी नहीं, ये चूंकि न्यूमेरिकल टॉपिक है, इस पे हम लोग कई न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपेरिकल फार्मूला का डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग परसेंटेज मास भी जान लीजिए, क्योंकि परसेंटेज मास इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं परसेंटेज मास क्या है। तो परसेंटेज मास ऑफ कंपाउंड हमको निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज मास निकालना हो तो ऊपर में आप लोग रख लो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, या मोलिकुलर मास भी हो सकता है। यहां पे अगर मोलिकुलर का निकालना डायरेक्ट तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड गुने 100, तो यहां पे आप यहां पे इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100। ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, ये कर देते हैं मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, या उसको हम लोग ये मॉलिक्यूलर मास भी लेते हैं, लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। एनसीईआरटी में भी इस पे एक दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे Na2SO4 में प्रत्येक एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट है उसका हम लोग परसेंटेज मास निकालेंगे। मतलब ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2SO4। सबसे पहला काम होगा कि इसका टोटल मास निकाल लीजिए। तो यहां हो गया 23 इंटू 2 यानी कि 46 प्लस 32 और 16 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा 64। सबको ऐड कर लीजिए, 4 2 6 और 6 12 के 2 1 6 1 7 3 10 4 14, 142 इसका मास आएगा। अब हमें अगर परसेंटेज मास ऑफ सोडियम निकालनी है तो सोडियम का मास कितना है इसमें 46 डिवाइड बाय 142 इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे। 46 डिवाइड बाय 142 इंटू 100, और यहां से जो आपका मास आएगा वो आपका सोडियम का परसेंटेज मास होगा। इसी प्रकार आप अगर परसेंटेज मास ऑफ सल्फर निकालना चाहते हो तो क्या होगा 32 बाई 142 इंटू 100। इसी प्रकार परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 64 बाई 142 इंटू 100 होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज मास निकालते हैं, किसी का निकाल सकते हैं। मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पर भी एक दिखाते हैं आपको, मैं देता हूं C12H22 O11 में परसेंटेज मास निकालिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो इनका पूरा मास होता है 342, जिसमें कार्बन का मास अगर देख लेते हैं, ये भी जरूरी है ना यहाँ पे, तो 12 12 44 144, हाइड्रोजन का 22 और ये 16 इंटू 11 हो जाएगा। तो 16 इंटू 11 यानी कि 671 6 6 1 7 और 1 ऐसे निकालते हैं इसको। अगर 11 आता है 1 से 11 आता है तो गुना हो जाता है। चलिए, तो कार्बन का परसेंटेज देखना है तो क्या होगा 144 डिवाइड बाई 342, 144 डिवाइड बाई 342 इंटू 100। तो यहाँ कार्बन के परसेंटेज निकाल लेंगे आप लोग। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो क्या होगा 22 डिवाइड बाई 342 इंटू 100,
और इसी प्रकार आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा 176 डिवाइड बाई 342 इंटू 100। इस प्रकार इसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि परसेंटेज निकालने आप लोगों को आ गया होगा। मास परसेंटेज जो किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में और किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मास पूछे तरीका ही है, उसका मास रखिए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। गिवन मास भी हो तो कोई बात नहीं है, या मान लो कि गिवन मास ऑफ एलिमेंट अननोन एलिमेंट नहीं पता है या पता ही है तो उसका हमको मास नहीं पता है, गिवन मास दिया गया है तो गिवन मास उसका है, ठीक है। और ये टोटल मास आपको कंपाउंड का जो है वो गिवन है, मतलब कि हम इसका मोलिकुलर मास नहीं ले रहे हैं, गिवन मास ले रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आएगा, अभी हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ाने वाले हैं तो उसमें ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम। तो जब आप रखोगे 100 से गुना करोगे तब भी आपका मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। चूंकि एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। और अब हम लोगों को जानना है यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, चूंकि इसकी जरूरत थी इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे बताया। अब हम लोगों को अपने टॉपिक पे पहुंच जाना है। हम लोगों का टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी कंपाउंड। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि ये सिंपलेस्ट रेशियो तभी निकल पाएगा जब आप उसका रेशियो निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रेशियो निकालोगे, नहीं। तो पहले डिफिनेशन को देखते हैं क्या कहता है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो है एक फॉर्मूला है जो कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका होल नंबर रेशियो बताता है। मतलब सिंपली समझ लीजिए कि रेशियो है, रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये जान गए कि ये रेशियो है। थोड़ा सा एक एग्जांपल की तरफ हम बढ़ेंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि तुमको अगर ये लेना है, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं C2H6, ठीक है। अब एक C2H6 मान लो कि ये कंपाउंड हो गया आपका इथेन। तो इथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो? कितना तुम इसमें से कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम तुम कितना इसमें से नंबर जो है कॉमन ले सकते हो वही कॉमन लेना है। जो बचेगा सिंपलेस्ट रेशियो होगा। 2 और 6 में कितना हो गया? 2 ही कॉमन लेंगे ना, तो बचेगा CH3। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? ये सभी आपका एम्पिरिकल, यहां लिख देते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, राइट। और मैं दिखाऊं आप लोगों को C6H12O6। ये क्या है बाबू? ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज का ये? तो ग्लूकोज का आप निकालोगे तो क्या आएगा? कितना कॉमन ले रहे हो तुम लोग इसमें से? 6 कॉमन ले रहे हो तो CH2O हो गया। और देखना चाहते हो? चलिए दिखाते हैं। अच्छा, एक ऐसा लेते हैं जिसका हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। मान लो CH4। CH4 में क्या कॉमन लोगे बाबू? कुछ भी नहीं। तो इसका एम्पिरिकल भी फॉर्मूला CH4 ही रह जाएगी। अच्छा, C12H22 वो 11, दैट मीन्स शुगर। तो शुगर के इस फॉर्मूले में आप क्या कॉमन लोगे? शुगर के इस फॉर्मूले में क्या कॉमन लोगे? कुछ भी नहीं कॉमन लोगे। तो क्या हो जाएगा? C12H22 वो 11, यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मैं एक चीज बता रहा था कि अगर आप एक कॉमन ले सकते हो उसमें से, जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हो, तभी वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला शो करेगा। अन्यथा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। बस न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी तो ये कुछ है ही नहीं। समझ में आया बात? तो ये हम लोग जान गए एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा लगे हाथ हम लोग ये मोलिकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन जानते हैं, तभी तो कुछ न्यूमेरिकल बना पाएंगे। आइए, मोलिकुलर
फॉर्मूला का डिफिनीशन जान लेते हैं। क्या रही है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफिनीशन कहता है यहां भी, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल, यहां पे एक्चुअल देता है बाबू, एक्चुअल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल रेशियो होता है, एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स of different elements present in one molecule of the compound, एक मोलिक्यूल कंपाउंड का होना चाहिए। तो क्या कह रहा है फॉर्मूला, ये थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स ऑफ द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स। मैं थोड़ा बोर्ड उठा रहा हूं कि आपको नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा, क्लियर। तो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in one molecules of the compound। मतलब कि सीधी सी बात है, दोनों के फॉर्मूला में, दोनों के डिफिनीशन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना ही है कि ये इसके होल नंबर रेशियो निकालता है, और ये कहता है कि जो किसी भी एक कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, सभी एटम का एक्चुअल नंबर रेशियो हमको चाहिए। मतलब उसमें अगर 2 है तो 2 ही चाहिए, 6 है तो 6 चाहिए, अगर 8 है तो 8 चाहिए, 12 है तो 12 चाहिए। अगर ये नहीं कि हम 2 मतलब रेशियो अगर उसका आ रहा 2 12 8 तो ये 2 बार 8 चाहिए। ये नहीं कि 2 कॉमन लेकर 1 है ना 6 4 चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो अगर ये रेशियो मतलब एक्चुअल रेशियो कोई अगर बताता है उसमें एटम का, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। तो आइए ये जानते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों को साथ लेकर अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर से। ये हमारा हो गया मोलेक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मोलेक्यूलर फॉर्मूला, और ये हो जाएगा आपका इंपीरिकल फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला में हम लोग अगर यहां पे लेते हैं, मान लो कि यहां पे हम लेते हैं प्रोपेन, थोड़ा ध्यान देना, प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होगा C3H8 है ना होगा। क्या C3H8 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। और ये प्रोपेन जो C3H8 है, इसका एग्जैक्ट कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम होते हैं, और ये एग्जैक्ट रेशियो बता रहा है। लेकिन इंपीरिकल भी तो इसका यही होगा, क्योंकि हम इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो बात? अगर हम यहाँ पे मान लो लेते हैं ये फ्रुक्टोज या ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या हो जाएगा C6H12O6। तो अब इसमें ये ग्लूकोज में निश्चित तौर पे कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे, तभी जाकर ये एक ग्लूकोज बनेगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला बदलेगा, यहाँ पे CH2O हो जाएगा, यानी कि इसमें से कितना कॉमन ले सके हम? 6 कॉमन ले सकते हैं, राइट। अगर यहीं पे हम आपको दिखा दें कि ब्यूटीन लेते हैं, क्या फॉर्मूला होगा बोलिए आप? C4H8 है ना। तो ये ब्यूटीन में एक मॉलिक्यूल है, और ये क्लियर बताया जा रहा है कि इसमें कार्बन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 8 एटम होंगे। लेकिन इंपेरिकल कहता है कि ये तो CH2 होगा, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए ना, CH2 होगा। इस तरह से इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। क्लियर हुई बातें कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा इनके हम लोग जानते हैं, इनमें क्या रिलेशन है। रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है।
क्या रिलेशन है ऐसा? तो रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलेक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलेक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन क्या है? बहुत बढ़िया रिलेशन है। तो रिलेशन ये कहता है इसमें कि मोलेक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन टू नहीं एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तुम सोचो कि भाई ये एन है क्या? ये एन वही एन है जो आप यहां से कॉमन ले रहे हैं। 6 कॉमन लिए, 4 कॉमन लिए, जो कॉमन ले रहे हैं। यानी कि एन को कैसे फाउंड करोगे? सवाल ये उठता है ना, एन कैसे निकलेगा? एन को निकालने के बहुत आसान तरीका है। मोलेक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास। तो मोलिकुलर मास निकालिए और उसमें इंपीरिकल फॉर्मूला जो निकाल रहे हैं आप उसका मास निकालिए और दोनों ही मास को डिवाइड कर दीजिए तो आपका एन निकल जाएगा और उसी एन को यहां गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा। और एक तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी था, वेपर डेंसिटी जानते हैं? वेपर डेंसिटी ये क्या होता है? मोलर मास यानी कि मोलेक्यूलर मास बट्टा 2 होता है। यानी कि अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना हो तो वेपर डेंसिटी में 2 से गुना भी कर सकते हैं। आपको जनरली क्वेश्चंस में अक्सर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो अक्सर आपको वेपर डेंसिटी गिवन रहता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो ये मेन आपका मतलब फॉर्मूला या बस इतना ही फॉर्मूला है। ये सब तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। डिफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशियो होनी चाहिए, तो इंपीरिकल एक्चुअल नंबर में होने चाहिए, रेशियो ही एक्चुअल नंबर होना चाहिए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मेन ये है, इसको जानिए, इसको जल्दी नोट कीजिए। और फिर हम लोग अब जानेंगे कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग मोलिकुलर वेट को। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसी को तो सीखना है। इसमें ये थ्योरी कहीं नहीं पूछता है, दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये थ्योरी पूछता है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा तो एकदम नहीं मारना बाबू। हम लोग टॉपिक में पहुंचेंगे। टॉपिक ये हमारा डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला बाय, या लिखेंगे इन फॉलोइंग स्टेप, सबसे बढ़िया रहेगा इन फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप है इनके डिटर्मिनेशन करने का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पहले स्टेप बताऊंगा, फिर इसका एक चार्ट बताऊंगा आपको। आइए पहले स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें एलिमेंट का परसेंटेज मास दिया रहेगा। यानी कि पहला काम आपको ये करना है, टेकिंग गिवन परसेंटेज मास। पहला काम स्टेप फर्स्ट में कर लिया। अब स्टेप सेकंड में क्या कर रहे हैं? स्टेप सेकंड में आपको ये करना है कि यहां पे आपको फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास। इस रिलेटिव एटॉमिक मास को एक और नाम से जाना जाता है, बुक्स वगैरह में मिलेगा। इसको हम लोग ग्राम एटम या मोल भी कहते हैं, राइट? तो कैसे निकालना है ये साथ में भी जान लेते हैं हम लोग, है ना? ये हम लोग जान लेते हैं कि इसका हम लोग ग्राम एटम कैसे निकालेंगे। जो परसेंटेज मास गिवन है उसी को हम लोग गिवन मास मान लेते हैं, यानी कि ऊपर हम इसका परसेंटेज मास रखेंगे। परसेंटेज मास ऑफ एटम डिवाइड बाय यहाँ पे एटॉमिक मास, जो मतलब उसका एटॉमिक मास। इस तरह ग्राम एटम निकालते हैं, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट।
तो इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो मेरा ग्राम एटम होगा। अब स्टेप थर्ड में जाना है। स्टेप थर्ड में क्या करना आपको कि यहां पे आपको फाइंड करना है, फाइंड सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। एक रेशियो फाइंड करना जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होगा। अब ये सवाल उठता है कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो को करेंगे क्या, जो ग्राम एटम आ रहा है प्रत्येक एलिमेंट का, ग्राम एटम, ठीक है, जो भी आ रहा है सब में करना, और सब में से चूज करिए कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्राम एटम कौन है। तो सब में क्या करना है कि इस स्मॉलेस्ट ग्राम एटम से डिवाइड कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हो। फिर आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों को स्टेप 4 बढ़ना है, और स्टेप 4 की जरूरत तब पड़ती है जब सिंपलेस्ट रेशियो आपका फ्रैक्शन में आता है, तभी इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं पड़ती है। स्टेप 4 में क्या है, इफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज simplest atomic ratio is if the simplest atomic ratio in लिखोगे यहाँ पे in ग्राम in फ्रैक्शन। अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में है, समझ में आ रहा है, ये तभी इसकी जरूरत पड़ती है। देन फाइंड द होल सिंपलेस्ट, लिखो पहले, सिंपलेस्ट होल एटॉमिक रेशियो। तो हमको फाइंड करना है, होल नंबर रेशियो निकालना होगा, मैंने फ्रैक्शन में तो उसको होल नंबर बना देना है। अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। मैं इसको एक चार्ट के द्वारा बताता हूँ, ठीक है। शायद मेरा चार्ट वहाँ पे छोटा हो जाएगा, इसको आप लोग पहले कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद पूरी बोर्ड में इसको चार्ट दिखाएंगे और न्यूमेरिकल दिखाएंगे। हो गया, चलिए देखते हैं। ये तरीका 4 स्टेप है, और चारों स्टेप का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं, स्टेप्स को यूज करते हैं ना, क्या करता है। यहां पे हम लेंगे एलिमेंट, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि परसेंटेज मास, जो हमारा परसेंटेज मास गिवन है उसको लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन परसेंटेज मास। फिर हम लोग को निकाल, यहाँ पे एटॉमिक मास भी ले लीजिए, एटॉमिक मास, तभी तो आप लोग उसको डिवाइड कर पाओगे। फिर यहाँ पे आपको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि इसी को हम लोग ग्राम एटम कहें, राइट। अब हम लोगों को निकालना है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, और आगे हमको तब जरूरत पड़ेगा जब ये फ्रैक्शन में आएगा, नहीं आएगा तो क्या जरूरत पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन हम इसी पर, ये मतलब आपका एक स्टेप हो गया। मैंने स्टेप क्या क्या बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 4 की जरूरत तब पड़ेगी जब ये फ्रैक्शन आएगा। और ये एक कंप्लीट चार्ट हो गया, जो एलिमेंट आपको गिवन है, परसेंटेज मास गिवन है, फिर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास लिखे यहाँ पे सामने। फिर जो रिलेटिव निकालना है तो गिवन मास बट्टा एटॉमिक मास कीजिए, जो सिंपल, जो सबसे इसमें छोटा है उससे सबको भाग देना है। इसको बनाने के लिए और समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन पर देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया गया है, मिलकर बना है। कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे 40% है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.66% है, और तो बाकी ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, 53.34% बचेगा।
अब इसको हम लोग बनाते हैं, क्या आएगा आइए देखते हैं। 40 का ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। रिलेटिव मास 40/12, 6.66 डिवाइड बाई 1, 53.34 डिवाइड बाई 16। यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करते हैं। 3.33 आ रहा है यहाँ पे, डिवाइड के बाद यहाँ तो वही रह जाएगा 6.66। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है तकरीबन, यहाँ भी आएगा तकरीबन 3.33। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन लेगा आपको, ये 3.33 यही तो स्मॉलेस्ट है, तब इससे तीनों में भाग दीजिए तो सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएगा। 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 6.66 डिवाइड बाई 3.33, 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 1 2 1। तो अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पे निकल जाता है। ठीक है, तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकलता है, इसलिए या लिखेंगे यहां पे 10, यानी इस प्रकार इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है बाबू, CH2O। CH2O, इसका आप इंपेरिकल वेट यहीं पे निकाल लीजिए ना। इंपेरिकल वेट बराबर हो जाता है 12 + 2 + 16, कितना आ जाएगा, तो 8 2 10 के 0, 1 2 1 3, 30 आ गया इंपेरिकल वेट। अब इस क्वेश्चन में एक बात है कि यहाँ पे वेपर डेंसिटी भी दिया हुआ है, चूंकि वेपर डेंसिटी या मोलिकुलर वेट चाहिए ना, तो चूंकि गिवन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 45, इस क्वेश्चन में इसकी वेपर डेंसिटी कितना दी गई है, 45 दिया गया है, 45 दिया गया है। तो n कैसे निकालोगे, तो यहां पे निकालते हैं n बराबर, n कैसे निकलेगा, n निकालने के लिए हमको करना ये होगा कि यहां पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी बट्टा ये आ जाएगा 30, यानी कि 2 इंटू 45 बट्टा 30, 90/30 यानी कि 3 आ गया। n का मान क्या आ गया, 3 आ गया। चूंकि वेपर डेंसिटी जो होता है वो मोलिकुलर वेट बाई 2 होता है, तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब हमें यहां से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बताइए, सी, देखिए इंपेरिकल क्या है, CH2O का होल n करना होगा ना, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो होल n कितना आया, 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया, C3H6O3, दिस इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन होता है इसमें जब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो और इसी प्रकार इसी चार्ट को याद कर लीजिए, इस चार्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस यही चीज होते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं तीनों टाइप बताऊंगा। इस टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 1 बहुत आसान होता है, इसमें आपको दिया रहेगा एलिमेंट का परसेंटेज, बाकी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है। एक आपको और दिया रहता है वेपर डेंसिटी या मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट दिया रहता है, बन जाएगा इस प्रकार क्वेश्चन। समझ में आ गया, इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में आता है यहाँ पे, तो मान लो कि मैं बताऊं थोड़ा सा आप लोगों को, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता हमारा 1.5, तो ये 1 रहता, तो यहाँ पे 2 से गुना करना होता ना, तो ये 3 होता, तो ये भी आपको 2 से गुना करना होता, यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होता, तो फाइनली ये 2 आता, ये भी 2 आता, ये 3 आता। समझ आ रहा बात। तो इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा तो फिर से होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा, होल नंबर रेशियो निकालना जरूरी है। जो भी आएगा 1.99 आया, ठीक है, तो कितना से गुना करेंगे कि वो आएगा वहां पे, बहुत 1.33 आया तो 3 से गुना करेंगे तब जाकर
3.9 दैट मीन्स 4 ले लेंगे। ये सब बातें यहाँ पे समझनी पड़ती है, तब जाकर आपका होल नंबर बनेगा। यहाँ पे अगर फंस जाइएगा सर फिर से दिक्कत हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका फ्रैक्शन आए एक ऐसा डिजिट चुनो जिससे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। वो डिजिट कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं करोगे 2 ही होगा। यहाँ बोले ना वहाँ पे 1.33 हो गया तो 1 नहीं लेना, 1.33 हो गया तो 1 नहीं लेना। जहाँ पे 1 लोगे गलत हो जाएगा। 1.33 हुआ तो 3 से गुना करो, 1.33 होगा तो 3 से गुना करेगा तो कितना, मान लो कि ये 1.33 आ गया, 3 से गुना करो कितना आ गया, तब तुम्हारा 3.99 दैट मीन्स 4 नहीं मान लोगे। तो इस तरह से हम लोगों को उसे होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर होगा। राइट, समझ में आ गया बात? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग एक थोड़ा सा टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन जानेंगे। और वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, आप लोग देखेंगे। 0.215 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on combustion gives 0.4308 gram CO2 and 0.1766 ग्राम वाटर। इतना ग्राम CO2, इतना ग्राम और वाटर दे दिया गया। तो अब यहां पूछता है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज, यहां वेपर डेंसिटी भी कंपाउंड का दिया गया कितना, 44। अब कहता है कैलकुलेट द मोलेक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का आपको मोलेक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतना ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लिया, उसको जलाने पर, उसको कंबशन जब कर रहे हैं हम, तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ग्राम वाटर दे रहा है। वेपर डेंसिटी भी इनका दिया हुआ है, तो मोलेक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अगर आप परसेंटेज मास निकाल लेंगे तो आपका बाकी सब तो निकल जाएगा। आइए देखते हैं। ओके, स्टार्ट नाउ। चलिए आंसर निकालते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जानेंगे गिवन में कि क्या दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या दिया गया है, 0.215 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। राइट, तो चूंकि CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, 0.4308 ग्राम। यहां से हम लोग कार्बन का वेट निकाल सकते हैं, यहां से कार्बन का वेट निकालिए। अब यहां देखेंगे चूंकि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम कहीं दिया नहीं है, 44 ग्राम CO2 का वेट होता है। CO2 का मोलेक्युलर वेट निकालेंगे तो 44 आएगा, है ना, 12 और 32 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। चूंकि 44 ग्राम CO2 अगर लेते हैं तो कार्बन कितना है इसमें, 12 ग्राम कार्बन, है ना। तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन का भार कितना है, 12 ग्राम कार्बन है। यानी कि 44 ग्राम CO2 कंटेन लिख सकते हैं, कंटेन 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, इसलिए हमको कितना में निकालना है, 0.4308 ग्राम अगर हम CO2 लेते हैं कितना आएगा बाबू, 12/44, ध्यान देंगे 12/44 गुने 0.4308। बाबू सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व कीजिए। तो ये सब सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये फाइनली आपका जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा 0.117 ग्राम कार्बन आएगा। तो यहां से हम लोग चाहेंगे तो कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसलिए
परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या आएगा बोलिए। तो कार्बन का मास 0.117 डिवाइड बाय पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.215 गुने क्या करेंगे 100 परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कार्बन का जो परसेंटेज मास आएगा वो आएगा डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 54.32%। कार्बन का परसेंटेज मास आ गया 54.32%। आइए अब हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि वाटर का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 0.17766 ग्राम गिवन दिया हुआ है। चूंकि 18 ग्राम वाटर का भार 18 होता है, चूंकि 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बार कंटेन करता है ये 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करता है। कितना पर निकालनी है तो 0.1766 ग्राम हाइड्रोजन वाटर कंटेन कितना 2 डिवाइड बाई 0.1766 इंटू 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.1766 इज इक्वल टू कितना आएगा। इस सबको अगर हम तो सॉल्व करते हैं तो फाइनली आएगा 0.0196 ग्राम हाइड्रोजन। इतना ग्राम हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू बोलिए 0.0196 डिवाइड बाई कितना टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.215 इंटू 100 बराबर आएगा ये 9%। तो अब बताइए हम लोग इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज तो निकाल लिए, बच गया ऑक्सीजन। तो रेस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या आएगा 100 माइनस कितना होगा 52.32 प्लस 9 आएगा। तो 100 में से इतना आप जोड़कर घटाओगे तो फाइनली आपका ऑक्सीजन का आएगा 36.68%। तो इस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज तो आ गया। क्या आप आगे बना सकते हो, आगे तो सॉल्व हो जाएगा, मैंने बताया था। अब फिर आप चार्ट में लोगे एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, बन जाएंगे ना। इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो बन जाना चाहिए, थोड़ा हिंट कर देते हैं, हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम आ जाए। तो अब आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना है। कार्बन की परसेंटेज मास कितना आया था, कार्बन का परसेंटेज मास आया था 54.32%, हाइड्रोजन 9% है और ऑक्सीजन 36.68। अब यहाँ पे फिर 12 1 और यहाँ पे जाएगा आपका 16, फिर उसके बाद से डिवाइड करोगे 54.32 बाई 12 9 बाई 1 और 36.68 डिवाइड बाई 16। समझ आ रहा है कैसे बनाना है। इसके आगे आपका प्रोसेस शुरू होता है और आपको यहाँ से निकालना। वेपर डेंसिटी कितना दिया था 44 दिया था। मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 88 और 88 डिवाइड बाई इंपेरिकल वेट आएगा तो निकाल लेंगे। फिर n निकलेगा, n के बाद आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिटाए सब ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप है कि कुछ क्रिस्टल फॉर्म में दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल hydrated of barium chloride
of the crystal hydrated of barium chloride, knowing that 36.6 ग्राम ऑफ द सॉल्ट, मतलब ये बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट 36.6 ग्राम है। व्हेन, अब इसको व्हेन रोस्टेड, मतलब इसको गर्म किया जा रहा, रोस्टेड, व्हेन रोस्टेड लूजेज 5.4 ग्राम ऑफ मास, 5.4 ग्राम ऑफ मास। कैलकुलेट, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल लिखा गया है। तो ये आपका एक टाइप हुआ। इस टाइप में बहुत मतलब अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रिस्टल लिया है। क्रिस्टल में एक बात समझ लीजिए, क्रिस्टल का रूप क्या होता है। क्रिस्टल में कभी भी सॉल्ट के साथ वाटर का अमाउंट इंक्लूड होती है। जिसे मैं अगर यहां पे बताऊं आपको, लेट मान लेते हैं कि फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल, ये बात यहां पे हम लोग मान लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, तो BaCl2 इंटू x मोल वाटर। हम लोगों को इसी फॉर्मूला में x का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, बाकी तो हमको पता ही है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड तो BaCl2। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए मैं वही प्रोसेस लेकर चलूंगा। सबसे सिंपल प्रोसेस है कि बेरियम क्लोराइड तो हम BaCl2 डायरेक्ट ले लेंगे और फिर हमको वाटर का मात्रा निकालना है। चूंकि बेरियम क्लोराइड, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं पहले, चूंकि बेरियम क्लोराइड का अमाउंट जो दिया गया है 36.6 और उसमें से चूंकि लूज कर रहा है 5.4 ग्राम वाटर, तो बेरियम क्लोराइड का एक्चुअल वेट कितना बच गया, घटाइए। 6 में से 4 गया, 2 हो गया, यहाँ पे 31.2 ये आ गया इसका इतना ग्राम। और वाटर कितना हो गया, यहाँ पे वाटर यहाँ पे हो गया 5.4 ग्राम। तो अब हमें बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2 का हमें एक इसका वेट लेना है, ठीक है। BaCl2 का कितना है 31.2 ग्राम और वाटर कितना 5.4 ग्राम। प्रोसेस वही मैंने चल रहा हूं जो चार्ट में बताया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि BaCl2 का वेट जानते हैं, बेरियम का वेट होता है 137.3। बेरियम का, ये आपका बेन मंग का सरबरा या बेटा मांगे कान्या सुंदर बाप रोए, ये ग्रुप में होता है। ये ग्रुप होता है आपका 3rd A, है ना, या तो इसको हम लोग नहीं, ये होता है 2nd A ग्रुप में होता है। 2nd A ग्रुप में होता है बे मग का सर बारा या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये Ra है। तो ये बेरियम है। इस बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137.3 इसका मास होता है, एटॉमिक मास होता है। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो अब निकालिए इसका 137.3 प्लस कोलिन का 35.5, लेकिन 2 ठो है तो 71 सीधे हो गया। 71 जोड़िएगा कितना आ रहा, ये आ जाएगा आपका 208.3। वाटर का तो 18 सबको पता है। तो अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे तो यहां पे आएगा 31.2 डिवाइड बाय 208.3 और यहां आएगा 5.4 डिवाइड बाई 18। यहां पे आप अगर 0.15, चलिए इसको मैं बता ही देता हूं, 0.15 आएगा, 0.15 आएगा। चलिए ठीक है, 0.15 आ गया और इसमें निकालोगे तो 18 3 54 0.3 आ गया। चलिए ठीक है, ओके। अब आइए
इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटा कौन है? ये। तो BaCl2 का 1 हो गया, मतलब कि 0.15 डिवाइड बाय 0.15, तो वही होगा ना। तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है। और फिर आपका वाटर का कितना आएगा? वाटर का 0.3 डिवाइड बाय 0.15, इसका आ गया 1, इसका आ गया 2। तो अब आपका फॉर्मूला क्या आ गया? तो इस तरह से आपका क्रिस्टल का फॉर्मूला आ गया, BaCl2 1 आ गया, और वाटर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि आपका जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला बराबर क्या आया बोलिए? BaCl2 और वाटर कितना आया बाबू? 2 इंटू 2 मोल यहाँ पे वाटर लगेगा, ये आपका आया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से 3 टाइप्स क्वेश्चन मैंने बताया, और इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इस तरह से खत्म होता है, राइट। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब अब किसी भी बुक से बनाएगा, क्योंकि मैं 3 टाइप्स इसका होता ही है और तीनों टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तो किसी भी प्रकार के बुक से आप क्वेश्चन बनाओगे इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में, और अब लेक्चर जो मैं शुरू करूंगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ तक आपका मूल कॉन्सेप्ट आप खत्म होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। NCERT क्वेश्चन प्लीज आप लोग कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।